मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, हम चल रहे थे बीए पार्ट थर्ड के साथ एमए ज्योग्राफी के अंदर 2021 के अगस्त माह में जो एग्जाम होने वाले हैं उसकी तैयारियों के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो चला रखी थी। तो इससे पहले हमने क्या है अति लघुतरात्मक प्रश्न देखे थे 10। इसके बाद इससे पूर्व वाले वीडियो के अंदर जो 200 शब्दों के जो क्वेश्चन है उसमें से हमने 7 क्वेश्चनों को कर लिया था, 6 क्वेश्चनों को। उसके बाद बाकी के ये 5-6 क्वेश्चन है, ये शब्द सीमा रहेगी इनकी 200 शब्द। इसके अलावा यदि हम देखें 6% में दो यानी 50-50 शब्द की सीमा वाले शब्द भी लेके आया हूँ। तो मैं तमाम विद्यार्थियों से यानी अनुरोध भी करता हूँ कि एक्स्ट्रा गतिविधियों में भाग न लेकर अपनी तैयारी करें, क्योंकि अब की बार जो पैटर्न चेंज किया है जिसमें फर्स्ट भाग में 7 क्वेश्चन है, सेकंड में 3 क्वेश्चन है, बड़ा यानी 1 क्वेश्चन है। तो इसकी लिखित में घर पर यदि प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ें संपन्न हो पाएगी। तो इसलिए आप पढ़ाई पर विशेष फोकस रखें। तो चलो अपने आगे अपनी पढ़ाई जारी करते हैं। तो फर्स्ट में ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो ये बड़े प्रश्नों की जो श्रृंखला अपने बीच में रह गई थी उनको भी अपने आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, पहले आता है पश्चिमी विक्षोभ क्या है। तो पश्चिमी विक्षोभ को अपने मैप के अंदर देखते हैं कि भारत के पश्चिम के अंदर देखें तो पाकिस्तान है और ये अरब कंट्री है, उस साइड में भूमध्य सागर आ जाता है और भूमध्य सागर से पार क्षेत्र के अंदर यानी गर्म हवाएं चलती हैं। वो भूमध्य सागर से क्या कर देती है, नमी को ग्रहण कर लेती है। और ये जो यानी विक्षोभ आते हैं शीत ऋतु के अंदर, यानी विशेष तौर पर दिसंबर जनवरी माह के अंदर, यानी इससे वर्षा भी होती है, जिसको आम भाषा में हम क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक है। तो इसको हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। यही पश्चिमी विक्षोभ है, इसको ही क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय चक्रवात। इसी को ही हम कहते हैं मावठ। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, शब्दों का हेरफेर है। पश्चिम विक्षोभ आए तो क्या लिखना है, यदि भूमध्य सागरीय चक्रवात आए तो क्या इसके अंदर शब्दों का हेरफेर है, मावठ आए तो क्या करना है। तो भूमध्य सागरीय यानी पश्चिमी विक्षोभ से तात्पर्य यानी भारत में शीत ऋतु में पश्चिम दिशा से चलने वाले जो विक्षोभ है, जो भूमध्य सागर को पार करके नमी ग्रहण कर लेते हैं, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के अंदर यानी शीत ऋतु में बादल छा जाते हैं जिसमें हल्की फुल्की वर्षा होती है। तो ऐसे विक्षोभों को ही क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। और यदि भूमध्य सागरीय चक्रवात आ जाए तो सीधा रटने की आवश्यकता नहीं है कि शीत ऋतु में यानी भारत के उत्तर पश्चिम से हम आगे जाते हैं तो यानी पाकिस्तान और उसके बाद जो अरब कंट्री है उसके पास में जो भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर में जो गर्म हवाएं उसको पार करके आती है, वहां आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और आर्द्रता ग्रहण करके वो यानी पाकिस्तान होते हुए उत्तर पश्चिम भारत में होते हुए आगे अफगानिस्तान तक चली जाती है, जिसके कारण यानी इन चक्रवातों में नमी होती है तो इसके अंदर वर्षा होती है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में यानी वहां बर्फबारी भी इन्हीं भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। जैसे लद्दाख है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, लेकिन इस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय चक्रवात है या पश्चिमी विक्षोभ है, इससे क्या है, बर्फबारी उस क्षेत्र के अंदर होती है। तो इन भूमध्य सागरीय जो चक्रवात है या पश्चिमी विक्षोभ है, इससे जो वर्षा होती है रबी की फसल, चाहे वो आपका गेहूं हो, चना हो, सरसा हो, उन फसलों के लिए बड़ी ही लाभदायक होती है, इसलिए इसको गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। मावठ आए तो कैसे करना है कि शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर भूमध्य सागरीय चक्रवातों से जो होने वाली 5 से 10 सेंटीमीटर जो वर्षा है
उस वर्षा को मावट कहते हैं। यह मावट रबी की फसल गेहूं है, चना है, सरसों के लिए बड़ी लाभदायक होती है और इसी कारण इनको गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट पर्सन हो गया ये। दूसरा हम देखते हैं बम्बई हाई क्या है। तो बम्बई हाई ये एमए फाइनल के अंदर ये पर्सन आ चुका है। तो अब की बार चांस है कि बीए पार्ट थर्ड में भी, क्योंकि अपने खनिज संसाधन है, खनिज संसाधनों में तेल है। तो बम्बई हाई भारत के अंदर एक बम्बई के तट से यदि हम जाते हैं उत्तर यानी पश्चिम दिशा में, तो लगभग यानी 163 किलोमीटर दूर अंदर समुद्र के अंदर यानी एक तेल का कुआं है, जो भारत सरकार के ओएनजीसी कंपनी के द्वारा ये तेल का दोहन है वो समुद्र में काफी 50 से 60 मीटर यानी किलोमीटर की गहराई से तेल का दोहन है वो किया जाता है। तो रटने की आवश्यकता नहीं। बम्बई हाई यानी भारत के यानी पश्चिमी तट पर है, यानी ये है पश्चिमी, ये बम्बई है, बम्बई से इधर जाते हैं तो लगभग 163 किलोमीटर दूर यानी समुद्र के अंदर यानी एक तेल का कुआं है, जिसमें भारतीय यानी तेल निगम ओएनजीसी के द्वारा तेल का दोहन है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। और ये बम्बई हाई भारत सरकार का एक उपक्रम है, बम्बई हाई। तो ये हो गया बम्बई हाई। तो रटने की आवश्यकता नहीं। बम्बई हाई तेल का कुआं है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बम्बई, जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई से 163 किलोमीटर यानी अंदर समुद्र के अंदर एक तेल का कुआं है, जिसको ओएनजीसी के द्वारा तेल का दोहन है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर किया जाता है। तो ये हो गया मुंबई। अब दूसरा प्रश्न भी ये 2019 के अंदर एमए के अंदर भी भारत का वृहत भूगोल है, बीए पार्ट थर्ड में भारत का भूगोल है। तो यहाँ अपने भी प्रमुख रूप से यानी परिवहन लगता है। परिवहन टॉपिक में सड़क, रेल और वायु परिवहन, जल परिवहन, तो उसी में से ये टॉपिक लिया गया है कि NHAI क्या है, शॉर्ट में पूछा गया था। तो NHAI की फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो केंद्र सरकार का एक उपक्रम है भारत के अंदर, यानी जो केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का कार्य है, उनके रखरखाव का कार्य है, उनके नियंत्रण का कार्य इस अधिकरण के तहत किया जाता है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो नए नवीनतम जो राष्ट्रीय राजमार्ग है या जो भारतमाला परियोजना के अंदर यानी 4 लाइन 6 लाइन और उससे बड़े जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके निर्माण का कार्य, उनके रखरखाव का कार्य यानी इस प्राधिकरण के अधीन है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। ये आ गया NHIA। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, हालांकि ये मैं पूर्व में भी बता चुका हूं, पूर्व के वीडियो में 16 वन क्या है या 16 वन पर टिप्पणी लिखिए। तो 16 वन यदि हम देखें भारत के अंदर, देखिए ये कर्क रेखा है और कर्क रेखा के उत्तर वाला भाग है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ये है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर दक्षिण भारत में जाते हैं तो जैसे नीलगिरी है, अन्नामलाई है, इलायची की जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के अंदर देखें तो लगभग क्या है वो 1500 से लेकर 2-2500 मीटर तक की ऊंचाई है। क्योंकि पास में समीपवर्ती भाग में समुद्र है तो इस क्षेत्र के अंदर यानी शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार तुल्य वनस्पति पाई जाती है। कानपुर, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियों के अंदर। तो ऐसी जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तो है उष्ण कटिबंधीय, लेकिन क्योंकि यहाँ अनुकूल दशाएं पाई जाती है, ऊंचाई भी है
पास में सम जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार तुल्य वनस्पति पाई जाती है। उन वनस्पति को ही, उन वनों को ही 16 वन कहा जाता है। इन 16 वनों के अंदर प्रमुख वृक्षों में मैग्नोलिया है, लैरेल है, सिंकोना है, वेटल जैसे कई वनस्पतिक पादप हैं, वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो रटने की आवश्यकता नहीं है। 16 वन क्या है, यानी भारत के अंदर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी, इलायची, अन्नामलाई की पहाड़ियों के अंदर यानी पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को 16 वन कहते हैं। इन 16 वनों में मैग्नोलिया, लैरेल, सिंकोना, वेटल प्रमुख रूप से क्या है, पाए जाते हैं। तो ये कौन सा हो गया, 16 वन। इसके बाद हम बात करते हैं लू किसे कहते हैं। तो लू तो बेसिक सा ही शब्द है। अपने यहाँ ग्रीष्म ऋतु के अंदर यानी अमूमन जून के अंतिम सप्ताह के अंदर या मई के अंतिम सप्ताह से लेकर जून के प्रथम पखवाड़े के अंदर लू चलती है। तो लू है क्या, यानी उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर, यानी उत्तर पश्चिम से लेकर यानी दक्षिण की तरफ, या यूं कहें दक्षिण पूर्व से यानी उत्तर की तरफ चलने वाली जो तीक्ष्ण, उष्ण, गर्म जो हवाएं हैं, उनको बेसिकली लू कहा जाता है। और लू की वजह से वनस्पति है वो झुलस जाती है, मनुष्य के क्रियाकलापों में परिवर्तन आ जाता है और पानी की कमी हो जाती है, जिसे लू, हैजा, डायरिया जैसी कई यानी जल जनित रोग इसके अंदर प्रमुख लू लगने से हो जाते हैं। तो रटने की आवश्यकता नहीं। उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर यानी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलने वाले तीक्ष्ण, उष्ण जो गर्म हवाएं हैं को बेसिकली लू कहते हैं। और लू चलती है यानी सुबह 10-11 बजे से लेकर शाम को 7 से 8 बजे तक। कई बार तो उसको देर रात तक इसका असर है वो देखने को मिलता है, जिसके कारण अचानक तापमान 40 से बढ़कर 50-52 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो वो बेसिकली कहलाती है लू के रूप में परिभाषित कहते हैं। हुमस का कवार क्या है, तो हुमस का कवार यदि हम बात करें तो अब यानी वर्षा के बाद अगस्त और सितंबर महीने के अंदर वायु की गति कम हो जाती है, वायुमंडल में आर्द्रता रहती है, जिसके कारण मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण हुमस हो जाती है। और हुमस को ही बेसिकली क्या कहा जाता है, हामुस की कवार के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो मेरे को बताइए कि अपनी देशी महीने अगस्त और सितंबर में कौन से महीने आते हैं, तो उनको बारे में भी अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि हुमस की कवार देशी महीने कौन से आते हैं, जिसके कारण यानी हालांकि हुमस की कवार है वो फसलों के लिए बड़ी लाभदायक रहती है। हालांकि जीव जंतु मनुष्य पर यानी गर्मी ज्यादा महसूस होती है, लेकिन जो फसलें को उठाने के अंदर, वृद्धि के अंदर इन हुमस की कवार का बड़ा योगदान है वो रहता है। तो रटने की आवश्यकता नहीं है भी। अगस्त सितंबर महीने के अंदर वायु की गति मंद हो जाती है और वायु में आर्द्रता की अधिकता होने के कारण यानी हामुस युक्त वातावरण बन जाता है, हुमस बन जाती है, हवाएं बंद हो जाती है, जिसके कारण जीव जंतुओं पर तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और फसलों की बढ़वार के अंदर प्रमुख रूप से वो वृद्धि कारक रहता है। तो ये आ जाता है हुमस की कवार। तो ये अपने छोटे प्रश्न हैं वो बेसिकली हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पर्सन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जो पीछे कल अपने 200 शब्द सीमा के 200 यानी पर्सन छूट गए थे, क्योंकि कल वीडियो काफी लंबा हो गया था। तो उसके अंदर अपने देखते हैं कि सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों की विवेचना कीजिए। देखिए सीमेंट उद्योग लौह इस्पात उद्योग की तरह एक भारी हरासमान उद्योग है। इस उद्योग के अंदर यानी जो सीमेंट का कारखाना है वो बेसिकली चूना पत्थर या कोयले के समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखें तो कच्चा माल जैसे चूना पत्थर सबसे ज्यादा चाहिए 1.6 टन, यानी कुल जो यानी मुख्य रूप से यानी सामान चाहिए उसमें 60 से 65% चूने की मात्रा होती है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं यानी लगभग 2.5 क्विंटल
कोयले की आवश्यकता चाहिए 1 टन अपने, जब वो इसके अंदर बनाते हैं तो यानी 20 से 25% कोयले की मात्रा भी चाहिए, 0.38% जिप्सम की मात्रा चाहिए, इसके अलावा मैग्नीज भी चाहिए, कुछ स्क्रैप की मात्रा भी चाहिए, इसके अलावा यानी उर्वरक के जो अवशिष्ट होता है उसको भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो एक भारी ह्रासमान उद्योग है। तो सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कच्चा माल। और आपको ध्यान होना चाहिए कच्चे माल 2 प्रमुख कच्चा माल है। एक तो आपका आता है चूना पत्थर, जो लगभग यानी 1.5 से 2 गुना चाहिए, तब यानी वो भारी ह्रासमान पदार्थ है। दूसरा चाहिए कोयला, क्योंकि कोयले में उसको क्या है, पकाया जाता है, तो कोयला ईंधन के रूप में भी इसके अंदर प्रमुख रूप से चाहिए। इसके अलावा चूंकि इसके अंदर सीमेंट उद्योग एक सस्ता भारी ह्रासमान उद्योग है, इसको अपने आसपास ज्यादा दूर तक परिवहनित नहीं किया जा सकता, वे इसके जिसके कारण क्या है, यानी सस्ती जल विद्युत चाहिए, जिसके कारण लागत कि प्रमुख रूप से कम है और डिमांड है वो यानी सरप्लस है वो बनी रहे। इसके अलावा यानी हम बात करते हैं सस्ती विद्युत के बाद यातायात के साधन, और ये सस्ती विद्युत में जल विद्युत सबसे सस्ता पड़ता है। इसके अंदर यातायात के साधन के अंदर यानी कच्चे माल को फैक्ट्री तक लाने, फैक्ट्री से बाजार तक पहुंच के लिए सस्ता रेल परिवहन हो, या अच्छे राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़क परिवहन की सुविधा हो, या इसके अंदर जल परिवहन तो सर्वोत्तम रहता है, तो वो चीजें भी प्रमुख रूप से इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा बाजार भी सीमेंट उद्योग प्रमुख रूप से भवन निर्माण के अंदर जंगले हैं, और इसके अलावा गमले हैं, इसके अलावा यानी कुर्रों वाली ईंट बनाने के अंदर प्रमुख रूप से किया जाता है। तो इनका जो कार्य है तो वहां इनकी खपत होती है, तो उसके लिए बाजार की होना चाहिए। जितना माल तैयार होगा, यदि बाजार में सुस्ती है, उसकी डिमांड कम है, तो उसका सीमेंट उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो सीमेंट उद्योग में स्थानीयकरण में एक महत्वपूर्ण कारक बाजार भी होता है। तभी तो अरावली के अंदर यानी प्रमुख रूप से चूना पत्थर मिलता है, लेकिन अरावली के आसपास वाले क्षेत्रों में जहाँ परिवहन की सुविधा है, वहां पर सीमेंट उद्योग के कारखानों की स्थापना अधिक देखने को मिलती है। फिर आता है पूंजी भी। एक सीमेंट का बड़ा प्लांट लगाने में लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसके लिए यानी एक भारी पूंजी की भी चाहिए, जिसमें सरकार का यदि प्रोत्साहन रहता है, जैसे गुजरात सरकार ने या राजस्थान सरकार ने सीमेंट उद्योग को प्रोत्साहन दिया, जिसका हम ये परिणाम देख रहे हैं कि सीमेंट उद्योग में आज राजस्थान सीमेंट के उत्पादन में भारत में सबसे बड़ा राज्य उभर कर यानी सामने आया है। इसके अलावा सस्ती श्रम शक्ति और कुशल श्रम शक्ति, क्योंकि सीमेंट उद्योग के अंदर यानी साधारण मजदूर कार्य नहीं कर सकता, जो उस कार्य में पीढ़ी दर पीढ़ी लगे हुए हैं या जिसको प्रशिक्षण उपलब्ध है, वही व्यक्ति इस सीमेंट के कारखाने में कार्य कर सकता है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य पर रिस्क ज्यादा है। तो श्रमिक सस्ते भी होने चाहिए, कुशल भी प्रमुख रूप से होने चाहिए। तो ये 6-7 कारक है सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर निभाते हैं। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, इसको यानी भारत के रूर प्रदेश पर टिप्पणी लिखिए। तो रूर प्रदेश एक जर्मनी का है, जहां यानी लो इस्पात उद्योग आधारित उद्योगों के अलावा अन्य इंजीनियरिंग उद्योग और उसके लो पर, क्योंकि लो एक आधारभूत उद्योग है और उससे संबंधित उद्योगों की वहां श्रृंखला प्रमुख रूप से क्या है, उस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। तो यदि हम देखना चाहें तो इसके अंदर रूर प्रदेश भारत का कौन सा कहलाता है, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस अपने कर लेते हैं। देखिए रूर प्रदेश को अपने देखें, भारत का जो छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश है, और छोटा नागपुर का पठारी का मूल यदि हम देखें तो प्रमुख रूप से झारखंड और कुछ मात्रा में बिहार, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में छत्तीसगढ़ और इसके अंदर पश्चिम बंगाल वाला भाग भी इसके अंदर यानी कुछ शामिल किया जाता है। तो छोटा नागपुर का पठार भारत का खनिजों का
अजायब घर कहा जाता है। यदि किसी पठार को यानी खनिजों का अजायब घर करें तो वो छोटा नागपुर का पठार है। यदि किसी राज्य को खनिजों का अजायब घर कहें तो वो प्रमुख रूप से आ जाता है भारत। तो इसके अंदर देखें तो छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश है, एक यानी लो कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर, डोलोमाइट और इसके अलावा तांबा है, टंगस्टन है, कई खनिज संसाधनों में ये प्रदेश है वो संपन्न है। और इसी संपन्नता के कारण इस क्षेत्र के अंदर यानी लो इस्पात आधारित कई उद्योगों की श्रृंखला इस क्षेत्र में एक औद्योगिक प्रदेश बन गया है। जैसे अपने औद्योगिक प्रदेश देखें तो छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश लो इस्पात उद्योग के लिए प्रमुख रूप से क्या है, इसके अंदर विख्यात है। तो इसके अंदर यदि हम देखें छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश विशाल खनिज भंडारों का यानी संग्रह इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर यदि हम देखें तो छोटा नागपुर के पठार में सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से लोहा पाया जाता है। जैसे यदि हम बात करते हैं छोटा नागपुर के पठारे जैसे गुरु महिसानी खान है, या इसके अंदर इसके हजारीबाग के आसपास, रांची के आसपास वाले क्षेत्र के अंदर बहुतायत से यहाँ लो इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। जैसे जमशेदपुर लो इस्पात का कारखाना है, चाहे राउरकेला इस्पात संयंत्र है, या अन्य जो इस्पात संयंत्र है वो इस पेटी के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि लो एसिड की प्रचुरता यहाँ प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। इसके अलावा मैग्नीज की मात्रा भी यहाँ प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसके अलावा यदि अन्य खनिज संसाधनों के अंदर देखना चाहें, तांबा के भंडार भी पाए जाते हैं, बॉक्साइट के भंडार भी पाए जाते हैं। इसके अलावा आणविक खनिज यूरेनियम के भंडार भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा कोयला भी इस क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ उद्योग ये प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है और भारत का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। भारत का रूर प्रदेश कहलाता है, क्योंकि लो इस्पात आधारित उद्योगों का विकास इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो यहाँ प्रमुख रूप से कच्चे माल की उपलब्धता है। दूसरा यदि कलकत्ता बंदरगाह भी समीप है। इसके अलावा रेल परिवहनों का यह नेटवर्क प्रमुख रूप से इस क्षेत्र के अंदर बिछा हुआ है। इसके अलावा अन्य देखें तो प्रमुख जैसे इसके कारण कई केंद्र विकसित हो गए हैं, जैसे रांची है भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है, बोकारो जमशेदपुर है वो लो इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा चाईबास है वो चूंकि मैंने बताया चूना पत्थर भी है तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है, तो सिंदरी के अंदर उर्वरक का कारखाना भी है और एक सीमेंट का कारखाना भी प्रमुख रूप से क्या है यहाँ स्थित है। इसके अलावा धनाबाद और झरिया के अंदर यानी कोयला पेटी भी यहाँ प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। इसके अलावा हजारीबाग व कोडरमा के अंदर अबरक, तो अबरक की यानी पेटी है यहाँ, और कोडरमा भारत की सबसे बड़ी यानी तांबे की खान है वो प्रमुख रूप से क्या है इस क्षेत्र के अंदर यानी पाई जाती है। इसके अलावा जादूगुड़ा है वहाँ यूरेनियम के भंडार प्रमुख रूप से मिलते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें भारत का एक प्रमुख बड़ा औद्योगिक प्रदेश के रूप में उभरा है रूर बेसिन, और रूर बेसिन प्रमुख रूप से उपमहाद्वीपीय जर्मनी का जो रूर प्रदेश है जो लो इस्पात आधारित उद्योगों, इंजीनियरिंग उद्योगों या उससे संबंधित उद्योगों का विकास उस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है यानी रूर बेसिन। नहीं केवल बीए पार्ट एमए के स्टूडेंट को एमए के अंदर भारत के भूगोल के अंदर और इसके अलावा औद्योगिक भूगोल के अंदर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भारत का रूर प्रदेश। तो ये हो जाता है अपने एक बार ये प्रश्न थोड़ा सा छोड़ते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्योंकि इस प्रश्न को मैं करवा भी चुका हूँ, थोड़ा टाइम मिला तो इस पर भी अपने डिस्कस करें। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी ये भारत का दक्षिणी और ये पश्चिमी भाग है, वहां से मानसून चलती है और मानसून भारत के अंदर प्रवेश करती है। तो इससे भारत के अंदर यानी जो ये अब मानसून का सीजन है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून का, एक उत्तरी पूर्वी मानसून जिसको हम लौटते हुए मानसून से कहते हैं। तो भारत की यानी 80 से 85% वर्षा होती है वो कौन से दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है।
और मानसून पर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि यानी प्रमुख रूप से टिकी हुई है। भारत की 60 से 70% आबादी है वो मुख्य रूप से क्या है, कृषि पर निर्भर है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस प्रकार हम देखें तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि भारत में आज भी लगभग 40% जो कृषि है वो गैर सिंचित क्षेत्रों के अंदर है, और वो सारी की सारी कृषि किस पर निर्भर है, मानसून पर। और चूंकि मैंने बता दिया 80% से वर्षा है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से यानी भारत के अंदर होती है। बाकी वर्षा कुछ मात्रा में जैसे कोरोमंडल तट है लौटते हुए मानसून से होती है, कुछ पश्चिमी विक्षोभों से होती है, कुछ चक्रवातों से प्रमुख रूप से वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी भारत के, न केवल भारत बल्कि दक्षिणी एशिया, चाहे वो यानी पाकिस्तान साइड में चले जाओ, चाहे इधर दक्षिण के अंदर दक्षिणी एशिया में चले जाओ, तो इस एशियाई क्षेत्र में यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। यहाँ की जो कृषि अर्थव्यवस्था में जिस साल बम्पर वर्षा होती है, समय पर मानसून आता है तो बम्पर प्रोडक्शन होता है, हम निर्यात में यानी अव्वल होते हैं। जिस साल मानसून कमजोर पड़ गया, मानसून में विभंगता आ गई, तो उस समय फिर क्या है यानी प्रोडक्शन प्रभावित रहता है, जिसका यानी विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। तो अब की बार अच्छा है कि मानसून समय पर आया है और वर्षा भी प्रमुख रूप से क्या है इससे अच्छी हुई है। तो इस प्रकार देखें तो भारतीय कृषि को बूस्ट प्रदान करने वाला है दक्षिण पश्चिमी मानसून, और दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी समय पर आता है तो अच्छी बम्पर प्रोडक्शन भी इसके माध्यम से होती है। तो इसका विस्तार से मैंने जो अपने मानसून जलवायु प्रदेश करवाए थे वहां इसको विस्तार से हमने किया था। तो यदि हम विस्तार से समझना है तो वहां इसको कर सकते हैं। तो इसका मैप बढ़ा के आपको दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो ये दिशा रहती है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून को आप इसके अंदर दर्शाओ, दर्शा के फिर इसके अंदर यानी लिखो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के दक्षिण पश्चिम से यानी उत्तर पूर्व की तरफ चलता है, और भारत में जो मानसून है प्रथम यानी फर्स्ट जून से ही भारत में दक्षिण के अंदर केरल, कर्नाटक या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंच जाता है, और इससे क्या है यानी लगभग सितंबर से अक्टूबर तक ये मानसून सक्रिय रहता है। उसके बाद यानी चूंकि सूर्य दक्षिणायन में चला जाता है, धीरे धीरे यानी मानसून लौटना प्रारंभ हो जाता है, और उसमें यानी उत्तर पूर्वी मानसून प्रारंभ हो जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के अंदर यानी लगभग 5% से 10% वर्षा ही प्रमुख रूप से होती है, वो भी जैसे कोरोमंडल तट वाले क्षेत्र के अंदर यानी इस मानसून से वर्षा नहीं होती, केवल उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा इसके अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि भारत में नगरीकरण के कारण क्या है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे खनिज संसाधन जैसे जैसे नगरीकरण हो रहा है, और वैसे वैसे यानी शहरों की तरफ रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यानी ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की तरफ लोग प्रस्थान करते हैं। तो भारत में नगरीकरण का एक प्रमुख कारण तो रोजगार की उपलब्धता है, जिसके कारण लोग यानी पलायन करते हैं। दूसरा, शहरों के अंदर स्वास्थ्य की समुचित सुविधा उपलब्ध हो जाती है, शिक्षा का बड़ा केंद्र होता है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी मुख्य रूप से शहरों की तरफ आते हैं और शहरों में लोग बस जाते हैं, जिसके कारण शहरीकरण की मात्रा के अंदर वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के अंदर पर्यटन की सुविधा भी उसके अंदर मिल जाती है, या अन्य जो सुविधाएं हैं वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। रोजगार जिसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर निभाता है। दूसरा, जैसे जैसे यानी जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, लोगों का रुझान खेती की तरफ न बढ़कर द्वितीय, तृतीय या विनिर्माण उद्योग में लगे हुए हैं। तो यानी औद्योगिक क्रियाकलाप शहरों में होते हैं, जिसके कारण भी मुख्य रूप से नगरीकरण द्रुत गति से बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा
जो अन्य मूलभूत सुविधाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हो पाती है वो शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध हो जाती है। और शहरी की चकाचौंध भी यानी शहरों के लिए पलायन के लिए मजबूर करती है। तो इस प्रकार बहुत से कारण हो सकते हैं, 8-10 कारण हो सकते हैं जिसमें शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण यदि हम देखें तो आज भारत के अंदर देखें तो 31.16% जनसंख्या है वो शहरों में निवास करती है, जो किसी समय भारत के अंदर 1901 में 14% जनसंख्या ही यानी शहरों में निवास करते थे। तो शहरों की तरफ रुझान बढ़ने के बहुत से कारण हैं। अब हम अगले प्रश्न पर प्रकाश डालते हैं। भारतमाला परियोजना क्या है? तो भारतमाला परियोजना यदि हम देखना चाहें तो भारतमाला परियोजना भारत सरकार की एक योजना है, जिसकी यदि हम शुरुआत की बात करते हैं तो इस परियोजना की शुरुआत है वो 31 जुलाई 2015 को वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी के द्वारा इस परियोजना को लॉन्च किया गया और परिवहन मंत्रालय के अधीन इस परियोजना को इम्प्लीमेंट है वो प्रमुख रूप से किया गया। तो हम ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि सागरमाला परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। भारतमाला परियोजना भारत एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा कई परियोजनाओं को पूरा किया जाता है, जो अधूरी परियोजनाएं थी उनको भी पूरा किया जाता है। इसके अलावा यानी अंतर्राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं उनको भी जोड़ने का कार्य भी इसके अंदर किया जाता है। इसके अलावा यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे के का जो निर्माण का कार्य अधूरा रह गया था उसको निर्माण का कार्य, या यदि हम बात करें इसके अंदर तो भारत के 4 बड़े महानगर यानी महानगरों को जोड़ने की परियोजना हो, या ये परियोजना गुजरात से यानी भारतमाला परियोजना गुजरात से राजस्थान से यानी ये पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख होते हुए हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए यानी ये आगे यहाँ चली जाती है, उत्तर पूर्व के अंदर मणिपुर नागालैंड और इसकी बॉर्डर बनाते हुए यहाँ तक ये सीमा में ये सागरमाला परियोजना के अंदर ये सड़क राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की एक बड़ी परियोजना है। इसके अलावा इसमें भारत में धार्मिक पर्यटक स्थलों को जोड़ने का कार्य भी है। भारत के 4 बड़े धाम, चाहे वो केदारनाथ धाम हो, चाहे बद्रीनाथ धाम हो, यमुनोत्री और गंगोत्री, इनको भी राष्ट्रीय राजमार्गों की जोड़ने वाली जो परियोजना है वो भारतमाला परियोजना है। तो भारतमाला परियोजना के अंदर देखना चाहें तो ये परियोजना एक विस्तृत परियोजना है, तो रटने की आवश्यकता नहीं। भारतमाला परियोजना भारत सरकार के अंदर जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है उससे हटके परिवहन मंत्रालय के अधीन यह परियोजना है, जिसमें इसी के का ही पार्ट आ जाता है। वैसे देखें तो राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य करना, जो अधूरे पड़े उनको करना, या जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहां राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना। इसके अलावा भारत के पर्यटक स्थलों के अंदर जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ इसको जोड़ते हुए यानी इस परियोजना के अंदर टोटल यदि हम देखना चाहें तो इस परियोजना के अंदर लगभग यदि हम देखें तो 51,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का कार्य है वो किया जाएगा। और इसके अंदर प्रथम चरण के अंदर देखें तो 5.5 अरब डॉलर रुपए का निवेश हुआ है। यह परियोजना मैंने बता दी गुजरात राजस्थान पंजाब जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और यहाँ से फिर बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए आगे अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर होते हुए अंत में ये बांग्लादेश का बॉर्डर भी प्रमुख रूप से क्या है बनाएगी। तो प्रथम चरण के अंदर यानी 29,000 किलोमीटर लंबे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। इसके अलावा यदि हम देखें इसकी ये इंटरनेशनल से फंड होती है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका
से मुख्य रूप से इस परियोजना को क्या मिलता है, यानी एक यूं कहें ऋण की सुविधा यानी संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसके अंदर यानी उपलब्ध करवा रहा है। तो भारतमाला परियोजना यानी राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण करने की एक विस्तृत प्लान है, जिसकी शुरुआत 31 जुलाई 2015 को यानी इसको परियोजना को शुरू किया गया। दूसरा, यदि हम ओवरऑल इसके अंदर देखें तो ये परियोजना 51,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण है, जो गुजरात से होते हुए राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए ठेठ पूर्वोत्तर राज्यों को आपस में एक चैन के माध्यम से जोड़ना। 4 जो बड़े धाम है, चाहे केदारनाथ धाम हो या यमुनोत्री, गंगोत्री, इनको आपस में जोड़ने के प्लान भी इसी के अधीन प्रमुख रूप से क्या है किया जाता है। प्रथम चरण में 5.5 मिलियन अरब डॉलर का निवेश हुआ है और 29,000 किलोमीटर लंबी योजनाएं मुख्य रूप से क्या है बनेगी। दूसरा, यदि हम देखना चाहें इस योजना के अंदर यानी 2 चरणों में जाकर लगभग 10 साल में ये परियोजना पूरी होगी। तो इसके बाद एक इसी से मिलती जुलती है सागरमाला परियोजना। तो सागरमाला परियोजना पर भी आप डिस्कस करके बताएं कि इसके अंदर क्या है। वहीं यानी तटीय बंदरगाहों को जोड़ने वाली जो परियोजना है वो तो कौन सी है, सागरमाला परियोजना। यानी तटीय बंदरगाह है उनको एक धागे में पिरोने वाली जो परियोजना है वो तो है सागरमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना मैंने बता दिया 51,000 किलोमीटर लंबी परियोजना है। प्रथम चरण में 29,000 किलोमीटर प्रमुख रूप से क्या है संपन्न होगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।